चलिए, बाजार का एक और हफ्ता खत्म हुआ और जब जब बाजार में गिरावट आती रही तो हम लोग ये मान के चल रहे थे कि शायद अब गिरावट थम गई है, अब इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, अब पैसा लगाने का मौका आ रहा है, लोगों को लगाना चाहिए। तो बाय ऑन डिप वाला फार्मूला जो शेयर मार्केट के लोग कहते हैं, उस फार्मूले पर लोग चलने शुरू किए। तब मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप करते करते पॉकेट काफ़ी ज़्यादा डिप में चला गया है। अब लोग इंतजार कर उठेगा क्या, अब तो डिप तो बहुत ज़्यादा हो गया, बीच में थोड़ी देर उठा तो लगा कि शायद अब संभलने की कोशिश बाजार कर रहा है। तो अब ऐसे हालात में बाजार सुनना क्या चाहता है, किस चीज़ के इंतज़ार में बैठा है। तमाम चीज़ें थी जो लगभग आधे से ज़्यादा घटनाएं घट भी चुकी हैं, अब जो होना लगभग माना जा रहा है कि यही इसी लाइन पे होगा। तब भी बाजार डरा सहमा सा क्यों है और ऐसे में आम निवेशक क्या करे, ये एक बड़ा सवाल है। आज इस सवाल को जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस कोशिश में भाग लेंगे प्रकाश दीवान, जो कि जाने माने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं। पाइपर सरिका के फाउंडर अभय अग्रवाल साहब हैं। एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह जी हैं और रिसर्च एंड रैंकिंग के CIO जसप्रीत अरोड़ा साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में प्रकाश दीवान साहब आपसे करूँगा। मुझे ये समझना है कि ऐसे बाज़ार में करना क्या चाहिए, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि मैं जो सुनता था लोगों से, आप लोगों को सुझाव या कई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के सुझाव, कि जो अच्छे कंपनियां हैं जिनके फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं उन पे दांव लगाइए, क्योंकि इस गिरते बाज़ार में आप वैसे में मत जाइए जिनका फंडामेंटल कमज़ोर है। लेकिन यहाँ तो जो माहौल है उसमें तो बड़ा उल्टा दिख रहा है, जो सबसे बड़ा नाम है वही सबसे ज़्यादा बदनाम हो रहा है आज की तारीख में। एक्चुअली नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नहीं, आपने ये जो जो पॉइंट रेज किया है और ये जो टॉपिक रखा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा टाइमली है, क्योंकि आप ये देखिए, कुछ समय पहले जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब US इलेक्शन जीत के आए, तब ये मार्केट को ये लगा कि अब तो सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएगा, कैपिटल गेन्स, कैपिटल मार्केट के लिए पॉजिटिव वो रहेगा, टैक्सेशन इम्प्रूव होगा। लेकिन अब वही सब चीजें पलट के अब चिंता में तब्दील हो गई है। अब जो उनके बयान आ रहे हैं उससे लोगों को एक डर सा महसूस होने लगा है। अब जो इंटरेस्ट रेट कट आ रहा है उससे ये माना जा रहा है कि इससे भी कुछ नहीं होगा, इन्फ्लेशन को ये काबू में नहीं ला पाएंगे, तो इसका असर भी आपको जो है वो निगेट होते दिखेगा। तो फंडामेंटली अच्छी चीजों को लेने का समय और भाव जो है वो कभी भी ऐसे नहीं आता, अच्छे माहौल में नहीं आता। और जो फोमो, पहले आप ये देखिए, पूरे साल एक एक हमारे मार्केट में रिटेल निवेशकों को फोमो बहुत ज्यादा उससे हुआ था, बड़े पैमाने पे। अब इस फोमो से निकल के, इस फोमो को पार करके आपको अच्छी चीजें लेने की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन क्या ये समय है अच्छी चीजें लेने का? मेरा मेरा मानना ये है कि ये वॉलेटिलिटी, गिरावट, सुस्ती जो है, ये हो सकता है फरवरी के एंड तक या मार्च के फर्स्ट हाफ तक भी रह सकती है। और जनवरी के महीने में तो ये बहुत अच्छी खासी तेज पकड़ेगी। तो अभी तो हमने शुरुआत देखी है, अगले एक आध महीने में तो और गिरावट आ सकती है और अच्छी खासी वॉलेटिलिटी या अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो बड़ी चीजें भी गिरेंगी, छोटी भी गिरेंगी। फंडामेंटल्स में तो आपको ध्यान हमेशा रखना लगती है। कभी भी ऐसा माहौल नहीं होता कि आप बोले फंडामेंटल छोड़ दीजिए, और एक आध कुछ फेज आता है जब मोमेंटम की वजह से चीजें चल जाती है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मोमेंटम नहीं है और मुझे ये लगता है कि फंडामेंटल्स ही प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स रहेंगे और वो थोड़े से कहीं ना कहीं चिंताजनक जरूर। वो चिंताजनक ज़रूर है। बिल्कुल अभय अग्रवाल साहब, मेरा सवाल आपसे ये हुआ कि इस चिंता के बीच में बाज़ार को क्या लगता है, चूँकि अभी इन्होंने जो कहा प्रकाश दीवान साहब ने कि US और डोनाल्ड ट्रंप का आना तो लगभग तय हो गया था, महीने डेढ़ महीने पहले आ भी गया। डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं, कई बार सो को उठेंगे, पता नहीं क्या फैसला अगले दिन लेंगे, किसी को नहीं पता होता है। तो इस अनसर्टेनिटी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो जुड़ा हुआ, वो लगभग एक महीने से हम लोग मान के चल रहे हैं। और भारत को तो उन्होंने पूरे इलेक्शन कैंपेन में काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी को लेकर भारत की आलोचना की थी। तो वो शपथ ग्रहण करेंगे उसके बाद का इंतज़ार बाजार कर रहा है, या फिर लगता है कि नहीं कुछ और चीज़ें हैं जो बाज़ार को शायद इंतज़ार है, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अच्छी चीज़ें तो आ नहीं रही हैं, ज़्यादा बुरी चीज़ें ही आ रही हैं। आई थिंक लक्ष्मण जी, नमस्कार। देखिए, बाजार को चाहिए ऊपर जाने के लिए एक रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड न्यूज़, और वो गुड न्यूज़ आना चाहिए एक अर्निंग्स ग्रोथ के रूप में, कि बाजार को कॉन्फिडेंस ये हालांकि रहना रेगुलर चाहिए। सप्लाई ऑफ बैड न्यूज़ हो रहा है यहाँ तो। हाँ, यहाँ पे बिल्कुल। तो आपने देखा है कि वो गुड न्यूज़ तो आ नहीं रही, और जो टेक्निकल सपोर्ट था मार्केट को डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का,
वो भी अब धीरे धीरे वीक हो रहा है और एफपीआई की सेलिंग मोटा मोटी तौर पे आउटफ्लो की तरफ ही है। मैक्रो भी थोड़े वीक हो रहे हैं शॉर्ट टर्म में। तो जैसा हमारा एस्टिमेट था कि ग्लोबल डिमांड स्लो डाउन है, इंडिया में डिमांड की स्लो डाउन है, मार्केट फिर भी तेजी में था, इग्नोर कर रहा था काफी चीजों को। अब मुझे लग रहा है कि वो मार्केट कैचअप कर रहा है रियलिटी से, और रियलिटी ये है कि इंडिया में अभी फेस्टिव सीजन से लेके अब तक एक स्लो डाउन है डिमांड में, और जितना भी मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है नेस्ले और इन तरह की कंपनीज की, वो भी यही पॉइंट कर रही है कि कोई इमीडिएट पिकअप नहीं है, कोई ट्रिगर नहीं है। हमारा जो बड़ा सेक्टर है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का, निफ्टी में भी बड़ा उसका वेटेज है, वहां पे भी वीकनेस ही है। अभी किसी भी मैनेजमेंट की कोई पॉजिटिव कमेंट्री नहीं है ग्रोथ के बारे में। तो ऐसे माहौल में मार्केट का नीचे जाना, करेक्शन होना, मुझे लगता है एक रियलिटी के साथ समझौता है मार्केट का जो अभी हो रहा है। और इस मार्केट में इन्वेस्टर्स को पेशेंस रखनी पड़ेगी। बहुत अच्छे मौके मिलेंगे आपको इन्वेस्टमेंट करने के। जल्दबाजी ना करें, वेट करें, क्योंकि ये मार्केट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा ट्रिगर है कि सडनली वी शेप रिकवरी हो जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप भी कुछ ऐसा मैजिक कर देंगे। क्योंकि क्या है, हमारी जो मार्केट है वो काफी कुछ हमारी खुद की प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और पैसा सस्ता हो जाता तो एक ट्रिगर होता कि इन्वेस्टर कहते हैं कि चलो एक रेट कट हो रहा है तो पैसा सस्ता होगा, उससे कुछ फायदा होगा। उसके भी आसार कम है, इंडिया में भी कम है, क्योंकि हमने देखा इन्फ्लेशन का नंबर अभी भी अंडर कंट्रोल नहीं है। और उस इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन, लो जीडीपी ग्रोथ का माहौल एक मैक्रो पे भी क्वेश्चन करता है। और जो हमारा टैक्सेशन है जीएसटी का, वो अभी भी फ्रेंडली नहीं है कंजम्पशन के लिए। तो काफी सारी चीजें हैं जो अभी मार्केट समझ रहा है और इन्वेस्टर्स भी समझ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जो थोड़ा पैसा मार्केट से बाहर जा रहा है इस समय, जो मार्केट में करेक्शन क्रिएट कर रहा है, वो जो थोड़ा एक चार्म था और एक एक्सपेक्टेशन कि मार्केट तो हमेशा ऊपर ही जाएगा, बाय ऑन डिप्स ले लीजिए, वो थोड़ा टूटा है अभी। और एक बार टूटता है तो थोड़ा समय लगता है लक्ष्मण जी उसको वापस कॉन्फिडेंस को आने में। बिल्कुल, टूटता है तो थोड़ा सा समय लगता है। अनुराग सिंह जी, टूटता है तो समय तो लगेगा, लेकिन जो हम लोग मान के चल रहे थे कि चीज़ें, वैल्यूएशन का मामला है, वैल्यूएशन करेक्शन हो रहा है, वो तो हो गया। फंडामेंटल की बात हो रही थी, वहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कतें थी जिसको हम लोग दूर होते हुए देखे हैं। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि रिजल्ट के तौर पे भी, अगर एक्सेंचर एक बड़ा एग्जाम्पल था, एक्सेंचर के नतीजे अच्छे आए, अच्छे आउटलुक दिए, लेकिन इससे बावजूद हम देखें कि आईटी सेक्टर जो है सो वो गिर गया। तो इतना खराब माहौल क्यों आ गया मार्केट में? लक्ष्मण जी नमस्कार, आपको, सीनियर मेंबर्स को, और पहली बार आपके सामने मुखातिब हो रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है। देखिए, थैंक यू सो मच लक्ष्मण जी, देखिए इसको मैं इसको थोड़ा सा पुल बैक करता हूँ और एक थोड़ा लार्जर लेंस लेते हैं। देखिए हमारा जो और फिर हम एक्सेंचर के नतीजे और उस पर आएंगे। बट ये एक हमें इंडियन मार्केट को, स्पेशली जो अब हमें सुन रहे हैं ना, उसमें 80% लोग वो होंगे जो कि पिछले 5 साल में मार्केट में बहुत एक्टिव हो गए हैं। करीब 20% लोग ऐसे हैं जो कि उसके पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडियन मार्केट्स का रिटर्न अगर इंसेप्शन से देखें 1994 से, मैं निफ्टी पे रहता हूँ बिकॉज बीएसई सेंसेक्स की हिस्ट्री 84 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, बैकडेट हुआ था, तो उसकी हिस्ट्री में थोड़ा रिटर्न ज्यादा दिखता है। निफ्टी सिंस इंसेप्शन 1994 से रिटर्न्स आए हैं 12%, और अगर इसमें डिविडेंड्स को ऐड करें तो 14% बनता है। तो ये आपका बेसिस है कि देखिए 30 साल की हिस्ट्री है, तो इतने रिटर्न्स मार्केट से आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, आएंगे। हाउएवर निफ्टी 500 अगर हम देखें, जिसमें मिड और स्मॉल कैप टोटल 500 कंपनीज आ जाती हैं, उसके रिटर्न भी सिंस इंसेप्शन 12% से थोड़ा नीचे हैं। वो थोड़े ऊपर होने चाहिए अगर स्मॉल और मिड कैप आउट परफॉर्म करते हैं तो, लेकिन वो उससे टैड लोअर हैं, विच मीन्स दैट कलेक्टिवली ज्यादा प्रॉफिट एक्यूमुलेशन और ज्यादा मार्केट वैल्यूएशन आपको निफ्टी में मिलता है, निफ्टी 500 में नहीं मिलता है। अब पिछले 5 साल के रिटर्न्स देखिए, निफ्टी का कैगर है 25% और मिड और स्मॉल कैप का कैगर है, सॉरी, निफ्टी का कैगर है 12%, और पिछले निफ्टी मिड और स्मॉल कैप का करीब 28 से 30% का है। अब ये सस्टेनेबल नहीं है, ये इसको बोलते हैं हम
मीन रिवर्जन इसमें जरूरत है, बिकॉज ये मीडियन से मीन से ये अलग भाग रहा है और ऐसे बीच में मौके आते हैं जब ऐसा होता है। तो अल्टीमेटली जो इंडियन मार्केट इस समय कर रहा है वो ये है दैट इट इज रिवर्टिंग टू द मीन, विच मीन्स दैट वो जो उसका 12% का एवरेज है वो वहां पर वापस आ रहा है। वो क्यों आएगा? बिकॉज अल्टीमेटली अर्निंग्स और इकोनॉमी भी सिक्लिकल होती है, अर्निंग्स तो बहुत ज्यादा सिक्लिकल होती है। तो इंडियन इकोनॉमी 10% के हिसाब से ग्रो करती है। मैं 10% क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज मैं नॉमिनल रिटर्न्स में ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन मिलाकर। तो पिछले 10 साल का एवरेज 10% का है, तो मार्केट से 12% की इक्वेशन बनती है। हाउएवर मिड और स्मॉल कैप में करेक्शन ज्यादा ड्यू है और वहां पर बैलेंस की जरूरत है। तो आई थिंक मुझे इसमें कुछ अलग नहीं लगता कि मार्केट अब करेक्शन ले रहा है। मार्केट ऐसे दौर में करेक्शन लेता है और रिवर्ट टू मीन जो है वो हर मार्केट में होता है, इंडियन मार्केट में भी होता है। हम लोगों ने 2002 से 2008 का टाइम देखा है और उसके बाद का समय भी देखा है, और 94 से 2000 मुझे उतना हिस्टोरिकली ध्यान नहीं है क्योंकि मैं मार्केट में एक्टिव नहीं था, लेकिन हमने बाद में उसको स्टडी किया है जरूर कि उस समय क्या हुआ था। तो अल्टीमेटली ये इंडियन मार्केट्स में होना है। दूसरा बड़ी बात ये है लक्ष्मण जी कि अभी पिछले 3-4 साल में, और मुझे लास्ट ईयर इंडिया विजिट में भी ये फील हुआ कि लोग ऐसी बातें करने लगे कि 8% की एफडी क्यों करनी, इससे फायदा क्या है, उठा के मार्केट में डालिए। ये नजरिया पहले कभी नहीं था। मैंने एक छोटा सा लेख लिखा था कि 97 में कुछ लोग बातें करते हैं कि आप 10,000 का एसआईपी कीजिए 97 से 98 से, तो आपके रिटर्न अभी तो आपके 5 करोड़ 10 करोड़ क्या क्या बन गए होते। भाई 96 97 98 में तीनों साल नेगेटिव रिटर्न्स थे। कौन डाल रहा था उस समय पैसा? सब तो एफडी में डाल रहे थे। इस समय आप किसी को बोलिए कि देखिए आप निफ्टी में डालिए पैसा, कोई नहीं डाल रहा है, सब मिड और स्मॉल कैप को चेज कर रहे हैं। तो ये मार्केट की चाल है, लेकिन अगर फियर और ग्रीड का बैलेंस नहीं बनेगा तो मार्केट भी वो एक एफिशिएंट मार्केट नहीं कहा जाएगा। अच्छी बात है अगर थोड़ा फियर आ रहा है, बिकॉज दिस इज वेयर पीपल एक्चुअली बिगिन टू सी कि 8% एफडी की भी अपनी जगह है और स्टॉक मार्केट्स फियर में और भी अपनी ग्रीड का जगह है। बैलेंस बनना जो है वो ज़रूरी है। आपने बड़े अच्छे लाइन आपने कहे। जसप्रीत जी, ये फियर और ग्रीड का बैलेंस कहाँ बनेगा? इन्होंने हालांकि एक और बात कह दी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी करेक्शन थोड़ा सा बाकी है। हालांकि वहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं आई है, लेकिन स्टॉक 20-30% तक करेक्ट हो चुके हैं। नमस्कार एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो मिड कैप स्मॉल कैप में लक्ष्मण जी आप सही कह रहे हैं, जो अभी गिरावट आई है ना, वो अगर लास्ट 1 महीना 3 महीना 6 महीना कोई भी पीरियड अगर आप देखेंगे तो मिड कैप ने इनफैक्ट आउट परफॉर्म किया है, मतलब 3-4% अप्रोक्सीमेटली। सो लेट्स से अगर निफ्टी 5% गिरा है तो वो 1% गिरा है, और यदि वो जीरो है, फ्लैट है, तो मिड कैप इज आप 4%। तो लार्जर पॉइंट ये है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा है। वो अगर नेगेटिव में भी है तो पॉजिटिव में भी है। सो देयर आर इनफ स्टॉक्स व्हिच आर अप 20 30 40% उसी दौरान जिस दौरान ये कई सारे स्टॉक 20 30 40% डाउन है। तो इंक्रीमेंटली ऐसा देखा जा रहा है कि मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ज्यादा एक्शन हो रहा है। व्हाइल निफ्टी इज फ्लैट, फ्लैट मतलब फ्लैट वो कुछ नहीं कर रहा है, राइट? मतलब अभी तो 6 महीने का निफ्टी का रिटर्न देखेंगे, इट्स एग्जैक्टली जीरो, राइट? मिड कैप इज अप 3% एंड स्मॉल कैप इज आल्सो अप। और उसी दौरान 6 महीने में देयर आर इनफ स्टॉक्स, मतलब रीसेंट लिस्टिंग्स देख लीजिए एंड इवन अदरवाइज। तो कहने का मतलब है कि ज्यादा पोर्टफोलियो में फिर स्टॉक्स आर मोर ऑन द नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड्स। ऑब्वियसली ज्यादा मिड एंड स्मॉल कैप है, ज्यादा अग्रेसिव बेट्स ली हैं, हाई बीटा स्टॉक्स अगर पोर्टफोलियोज में बिल्ट अप हैं, तो ऑब्वियसली इट विल बी मोर ऑफ द लेटर, जहां पे ओवरऑल वो है। बट कमिंग टू योर पॉइंट, टू योर क्वेश्चन, हम इक्विटी रिसर्च एंड रैंकिंग में हम स्पेसिफिक स्टॉक्स पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है, रादर देन निफ्टी क्या कर रहा है, क्योंकि बियॉन्ड द पॉइंट हमने वो देखा है लक्ष्मण जी की निफ्टी बैंकिंग कंटिन्यूअसली अंडर प्रेशर है, आईटी ऊपर नीचे, एक क्वार्टर ऊपर एक क्वार्टर नीचे, एंड फार्मा में भी लार्जली वैसे ही। एफएमसीजी की और उस सब की तो बात ही ना करें, मतलब वो तो कोई ट्रेंड ही नहीं है। दो कंपनीज मतलब 2 महीने चलती हैं और एक somebody like कोटिस कंज्यूमर आके बैड कमेंट्री देती है और पूरा रिटर्न्स इट कम्स डाउन इन 2 days। सो लार्जर पॉइंट, वी जस्ट स्टॉक स्पेसिफिक बहुत एक्शन है एंड थोड़ी मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। गोज विदाउट सेइंग 2025 विल बी फुल ऑफ हार्ड वर्क।
प्रकाश दीवान साहब, मुझे जब मार्केट को देख रहा था, कुछ कुछ स्टॉक्स भी देख रहा था, आईपीओ भी देखा, तो मुझे एक कहावत या कहें कि लोग बोलते हैं आमतौर पे कॉलोनी में, सोसाइटीज़ में, वो बात याद आ गई कि घर में या फिर सोसाइटी में कोई नई बहू आती है तो लोग उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, भले ही दूसरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो। तो कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, लोग उस पर बहुत ज़्यादा भाव दे नहीं रहे हैं, और नई नई कंपनियां आ रही हैं और मांग रही हैं 10 करोड़, आ जा रहा है उनके पास 14,000 करोड़, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं लोग। क्या साइकोलॉजी होती है इसके पीछे? नहीं, सही बोला आपने लक्ष्मी जी। बट देखिए, कॉलोनी में नई बहू आए और उस सारे साल कोई और शादी नहीं हो, तब तो वो नई बहू की अहमियत भी रहेगी। लेकिन अभी हो ये रहा है कि शादी का माहौल है कि हर घर में शादी है। सो उस नई बहू की इम्पोर्टेंस थोड़ी सी इसलिए कम हो रही है। और एक एक ऑन अ मोर सीरियस नोट, जो पिछले 2024 के साल में अगर आप देखें, तो दो चीजें बहुत बड़े पैमाने में हुई है। एक की, प्रमोटर्स ने अपना माल बहुत बेचा है, जो अपनी होल्डिंग हल्की करके ओएफएसएस किए। और दूसरी चीज ये है कि आईपीओ के साइज बढ़ गए। मतलब तो होता क्या है कि जो बड़ी कंपनीज भी जो आईपीओ की वेट करती हैं, जहां पे उनको बहुत क्लियर कट अश्योरेंस है कि भाई इतना माल खप जाएगा, डिमांड रहेगी, वो लोग भी आके चले गए। जो छोटी कंपनीज है उसमें जो अट्रैक्शन रहता है, जो अभी हमने सुना, अनुराग भी बता रहे थे कि भाई सारे लोगों को स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ झुकाव है, निफ्टी में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जो फोमो है वो पास्ट रिटर्न्स को देख के आता है। और पास्ट रिटर्न्स मिड कैप, स्मॉल कैप्स के और माइक्रो कैप्स के, एसएमईज में बहुत ज्यादा हुए हैं। तो लोगों के जो हमेशा एक वो रहती है, चेष्टा रहती है कि भाई हम ऐसी चीज लें जिसमें रिटर्न ऑलरेडी कायम हुआ हुआ है, ट्रैक रिकॉर्ड आया हुआ है, ताकि आगे भी ये उम्मीद रहेगी कि बना रहेगा। लेकिन उसमें कोई गलती भी नहीं है। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्ट करते हैं, अच्छी तरह रिसर्च करके उसको एलोकेशन करते हैं, तो वो भी चलेगा। माहौल मुझे लगता है बड़े या छोटी कंपनीज की तरफ से है नहीं। हो क्या रहा है कि जो एफआई की लिक्विडिटी घटी है, आपको बाय द वे ये भी बता दूं कि नवंबर के महीने में एफआई ने सेलिंग ज्यादा की है। दिसंबर के महीने में अभी तक, जो 20 तारीख तक, सेलिंग इतनी हावी नहीं हुई है, नेट सेलिंग इतनी खास खराब नहीं हुई है। लेकिन फिर भी एक जो अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी थी हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की, वो कहीं ना कहीं थोड़ी उसमें रुकावट आने शुरू हो गई, क्योंकि आईपीओ के पैसे जो हैं ये काफी बहुत एलोकेट हो गए हैं। तो जितने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स आईपीओ में गए हैं, उतना आपका थोड़ा सा सेकेंडरी मार्केट में एलोकेशन का मात्रा घट जाती है। तो मेरे हिसाब से लिक्विडिटी का भी जो फ्लो है वो थोड़ा सा थमना शुरू हुआ है, विच इज गुड। मैं ये नहीं कह रहा कि लिक्विडिटी आना जाना खराब है, ये तो उतार चढ़ाव बना रहेगा, तभी तो मार्केट बनती है। और ईयर एंड पे जनरली लक्ष्मी जी ये होता है कि लोग अपना प्रॉफिट बुक करके मुनाफा घर ले जाने की चेष्टा करते हैं, खास करके एफआईस। वो आपको दिख रहा है। तो हो सकता है कि अगले हफ्ते से तो एक्टिविटी और भी घट जाए। तो ये हफ्ता तो आप छोड़ दीजिए, या दिसंबर का महीना छोड़ दीजिए, अगले जनवरी से जो शुरुआत होगी, और जो अभय जी समझा रहे थे कि अगले 1-1.5 महीने में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो हम तो ये देखते हैं कि अगर आपने समय से पैसा निकाला हुआ है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, और जो समय से नहीं निकाल के बैठा है, जो पोर्टफोलियो में फुल्ली इन्वेस्टेड है, उसके लिए रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन आपने क्या एलोकेशंस किए हैं, आई थिंक द अपॉर्चुनिटी इज वेरी ब्राइट, लाइकली टू बी वेरी ब्राइट। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि गारंटी से आ जाएगा, और अच्छे कारणों की वजह से आना चाहिए। कि हमारी इकोनॉमी बेशक वीक रही हो, Q2 खराब रहा हो, जीडीपी स्लो डाउन रहा हो, लेकिन सरकार वैसे कदम उठा रही है जिसकी वजह से ये इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। तो डर है, लेकिन डर के आगे जीत भी दिख रही है। डर के आगे जीत दिख रहा है। अभय अग्रवाल साहब, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि एक समय था जब एफआई काफ़ी ज़्यादा बेच के निकल रहे थे, डीआई मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन डीआई को लग रहा है कि यार अब तो एफआई तो बिल्कुल मूड में है ही नहीं रुकने के, तो वो या तो संभल गए हैं या फिर उनकी झोली खाली हो गई है। जी, मुझे नहीं लगता झोली खाली हुई है। आई थिंक अभी भी काफी जो नेट इनफ्लो है मार्केट में वो पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं हुआ है। तो ये हो सकता है कि डीआईआईज ने थोड़ा अपना कैश बढ़ाया हो पोर्टफोलियो में, और वो पीरियोडिकली करते हैं 2-3-4% कैश बढ़ाना कि मार्केट ओवरहीटेड है तो उसको थोड़ा, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है होराइजन में जहां पे डिप्लॉय करे, कोई बड़ा आईपीओ आ रहा है, जैसे आपने देखे 2-3 बड़े आईपीओ आए लक्ष्मण जी, और अभी पाइपलाइन में भी हैं मार्च तक। तो वो थोड़ा कैश कंजर्व करे कि आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सके। वहां पे भी प्रोरेटा एलोकेशन होता है, तो एप्लीकेशन उनको बड़ी डालनी पड़ती है। तो मुझे लगता है उससे ज्यादा कोई ऐसा
पैनिक या क्लोज टू पैनिक सिचुएशन तो कहीं नहीं दिख रही है मेरे को डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में। और जो अभी भी थोड़ा पोर्टफोलियोज में या एनएवीज में नुकसान है लक्ष्मण जी, वो भी एक पूरे साल में देखें तो पॉजिटिव रिटर्न ही है, उसमें से जिसको कहते हैं नफे में नुकसान है थोड़ा, तो कोई ऐसा प्रेशर पार्टिसिपेंट्स पे नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा लक्ष्मण जी कि आईपीओज जो है काफी अच्छे आईपीओज भी आ रहे हैं, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि एक स्पेकुलेटिव मार्केट ही आईपीओज का, जो काफी नए बिजनेस मॉडल्स, नए नए सेक्टर्स की कंपनीज हैं जो आके लिस्ट हो रही हैं, चाहे वो छोटी हो अभी, पर एक पॉसिबिलिटी और मार्केट्स इन्वेस्टर्स को भी एक मौका मिल रहा है कि अनलिस्टेड से लिस्टेड स्पेस में कंपनीज आ रही हैं, तो एक उनमें पार्टिसिपेट करें। सिर्फ जो लार्ज कैप हैं उन्हीं में ना रहें जो पहले से चल चुके हैं और अब टाइम करेक्शन में है, बल्कि नई अपॉर्चुनिटीज का भी फायदा उठाएं, क्योंकि मार्केट में पैसा पेशेंट इन्वेस्टर्स का लक्ष्मण जी तभी बनता है जब वो एक स्मॉल कैप से मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप जब एक स्टॉक बनता है, उसकी पूरी जर्नी में अगर वो रहे तो रियल वेल्थ क्रिएट होती है। तो एक अपॉर्चुनिटी है, मैं कहूंगा, ये नई लिस्टिंग्स के थ्रू इन्वेस्टर्स के पास कि वो यंग कंपनीज में पार्टिसिपेट कर सके। ऑब्वियसली अगर आप कुछ भी वैल्यूएशन देंगे तो फिर काफी समय लगेगा आपको रिटर्न बनाने में। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि एक सेंटिमेंट वीक है अभी, और वो सेंटिमेंट रिवर्स होने के लिए कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स चाहिए। कल जीएसटी कमेटी की मीटिंग है, होपफुली कुछ ऐसी अनाउंसमेंट सेक्टर वाइज कुछ फोकस आए जहां पे ये लगे सरकार का मूड कि हाँ वो एक जीएसटी डिडक्शन करके या रैशनलाइजेशन करके, स्पेशली इंश्योरेंस सेक्टर पे काफी बात हुई है। एक डर है लक्ष्मण जी की वो 35% वाला नया कैटेगरी आ जाएगी, तो मुझे लगा थोड़ा बहुत इस हफ्ते प्रेशर कंजम्पशन स्टॉक्स पे इसलिए भी था कि वो क्या सच में आ जाएगी, वो कल पता चलेगा जब मीटिंग होगी। तो अगर ये एक थोड़ी पॉजिटिविटी क्रिएट होती है, सरकार की तरफ से एफर्ट लगता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एश्योर करें, कॉर्पोरेट सेक्टर को एश्योर करें, तो मुझे लगता है थोड़ा एक सेंटिमेंट वापस इंप्रूव होना शुरू होगा। बिल्कुल, ये सेंटिमेंट इंप्रूव होना ज़रूरी भी है, और मुझे लगता है कि सरकार के भीतर भी एक फीलिंग है कि अब सेंटिमेंट हमें कंजम्पशन के फ्रंट पे ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चौतरफा उसको सरकार फील भी कर रही है। मैं आपके पास आऊँगा प्रकाश सिंह साहब, लेकिन एक सवाल मैं लेकर वापस से जाऊँगा प्रकाश दीवान जी के पास। प्रकाश दीवान जी, मेरा सवाल ये है कि लोगों ने जो नए इन्वेस्टर हैं वो जो कोविड के टाइम में आए हमारे साथ जुड़े, उन लोगों ने देखा कि यहाँ तो 6-6 महीने में पैसे डबल हो जाते हैं, साल भर में तो पैसे 2 गुने 3 गुने हो जाते हैं। तो अब वो तो सही कह रहे हैं अग्रवाल साहब की अभी पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन वो जो रिटर्न देखने की आदत पड़ गई थी, उन्होंने कभी इस टाइप से सेल ऑफ देखा नहीं, तो उनके लिए क्या सुझाव आपका? लक्ष्मण जी, हमारे मार्केट में जैसे अनुराग ने भी पहले कहा कि बहुत 80% लोग हैं शायद जो बहुत कम अवधि से मार्केट को महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और बाकी लोगों ने जो पहले से देखते आए उनको एक चीज बहुत अच्छी तरह पता है, और इसमें सभी पैनलिस्ट अग्री करेंगे, सहमत होंगे कि मार्केट सबको सिखा देता है, मार्केट ही सबको सिखाता है और मार्केट ही सबको बिगाड़ता है। तो मार्केट से जो उम्मीदें बिगड़ी हुई हैं आज कि ये जो 1 के 3 गुना 4 गुना रिटर्न बहुत जल्दी आ जाता है और हम यही तरीके से चलते रहेंगे, वही मार्केट सभी को ये लगाम इस चीज पे रखेगा, इस एस्पिरेशन पे, इस अपेक्षा पे कि मार्केट की रियलिटी जो है उसमें लीनियर रिटर्न नहीं होते। लीनियर मानी एक लाइन से चलना, मतलब हर साल डबल होना, तो वो ऐसे ही होते रहेगा, वो ऊपर नीचे होके ही होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप उसको करते हैं, सुझाव यही है कि अगर लॉन्ग टर्म का व्यू रखेंगे तो आपको रिटर्न से भी बन जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म में सोचें कि मैं निकल जाऊं ऊपर और फिर नीचे की तरफ एंट्री कर लूं, ये सब चीजें हो नहीं पाती है। तो 20-25 साल का मेरा अनुभव ये बोलता है कि ये सब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। थियोरेटिकली सब चीज अच्छी लगती है, एक्सेल शीट पे सब चीज अच्छी लगती है, लेकिन हो नहीं पाती। तो आप अच्छी कंपनीज के साथ रहिए और थोड़ा सा ओरिएंटेशन अपना लॉन्ग टर्म रहिए, और रोज रोज भाव देखना बंद करें, तब जाके पैसा बनता है। अदरवाइज आप ट्रेडर बनेंगे, ट्रेडर्स ने जो पैसा बनाया है या गंवाया है वो तो सेबी ने आपको रिपोर्ट में बता ही दिया है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है, मार्केट ही सबको ये सीख दे देगा। हालांकि बड़े अच्छी बात आपने कि प्रकाश दीवान जी, वो मुझे लगता है कि जो इस तरह से डरे हुए लोग हैं ना, उनको कुछ दिन तक अपना पोर्टफोलियो खोलना बंद कर देना चाहिए कि नहीं लगाना पैसा तो छोड़ दो, जो पड़ा हो उसे रहने दो। अनुराग सिंह साहब, आपकी तो एफआई से बातचीत होती होगी, क्या उन लोगों की फीलिंग क्या चल रही है? इंडिया कब आएंगे वापस? चाइना का तो ट्रेडिंग खत्म हो गया, यूएस में भी स्थिति वैसे ही है।
लक्ष्मण जी फिर से जूम आउट करते हैं। अच्छा, एक नजरिया देता हूँ इस पर। ये जो आपने छोटा सा इसका बात की ना, एक एक मुझे काफी बार चाहे राइटिंग्स में बोले या अदरवाइज कमेंट्स में बोले, एक पुशबैक मिलता है कि देखिए, तो मैं ये सवाल करता हूँ कि अरे यार, ये अगर इतना आसान होता ना तो आपके पेरेंट्स ने भी या आपके डैड ने भी कमाया होता मार्केट में, राइट? वो भी एक एसेट एलोकेशन रखते हैं। उनके टाइम पे भी दौर आए थे जब मार्केट्स बहुत तेजी से राइज किया था, लेकिन एक कन्वेंशनल विजडम है कि एक वो परसिस्टेंसी बनी हुई है कि इक्विटी और में एक बैलेंस बना रहता है। हर कोई इतने भी पैसे नहीं कमाता उसमें। तो पुशबैक ये मिलता है कि "नहीं, देखिए, ये जनरेशन बड़ी स्मार्ट हो गई है। अभी यूट्यूब है और तमाम तरह की चीजें हैं, ये जनरेशन बहुत स्मार्ट हो गई है एंड बड़ा अवेयर है मार्केट में।" भाई, लेकिन उसका रिस्पॉन्स मेरा ये है लक्ष्मण जी कि जनरेशन के स्मार्ट होने से मार्केट के रिटर्न पे फर्क नहीं आता है, और ना कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है, ना इकोनॉमी की ग्रोथ पे आता है। मार्केट तो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। आप जनरेशन में अगर आप इंडिविजुअली स्मार्ट हो गए तो हो सकता है आपका रिटर्न बन जाए, बट कलेक्टिवली मार्केट से रिटर्न वही बनेगा जो इकोनॉमी में बन सकता है। तो कुल मिला के एक जिसको बोलते हैं कि ना, एक सरसों के तेल के दाने में से तेल उतना ही निकलेगा जितना है उसमें, राइट? आपका शेयर कितना बनता है आप उसमें देखिए। तो एक ये रिमाइंडर की जरूरत है, देखिए, कि इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यूट्यूब वीडियोस यू सी, मार्केट में रिटर्न वही है। सेकंड बात ये है इसमें लक्ष्मण जी के पैसा हमेशा उधर ही जाता है जहां पर ज्यादा पैसा ऑलरेडी है, एंड देयर इज अ रीजन फॉर दिस, राइट? तो जिसने जहां बड़े इंस्टीट्यूशंस कहिए या कोई भी ऑलरेडी करंट एग्जिस्टिंग रिच लोग कहिए, कोई स्किल है जिससे वो पैसे को खींचते हैं, कलेक्टिवली रेस्ट ऑफ द सेगमेंट से पैसा वापस ही जाता है। तो अभी आपने बात की, देखिए, आईपीओज जिस समय ये फ्लिपकार्ट ने अभी डिसीजन लिया कि वो इंडिया की डोमिसाइल ले रही है, इंडिया में लिस्टिंग करेगी। यही दो तीन साल पहले बात चल रही थी कि ये यूएस में लिस्ट करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट कार्ट को, राइट? बट अब अगर कंपनीज ये डिसाइड करें कि यूएस में नहीं लिस्ट करना है, हमें तो इंडिया में लिस्ट करना है, तो और सचेत हो जाना चाहिए इन्वेस्टर्स को। देखिए, एट द एंड ऑफ दिस गेम, पैसा जिसके पास ज्यादा था वो ज्यादा उड़ा ले जाएगा, और अल्टीमेटली वो कलेक्टिवली रिटेल से आएगा। तो आई थिंक बहुत सावधान होने की जरूरत है इसमें लक्ष्मण जी, बिकॉज अल्टीमेटली सारा पूरा रिटेल मनी, द एंटायर एसआईपी ट्रेड, which is sensible, right? I'm not saying SIP should not be, they should be done, right? But they are misallocated, right, towards all these new IPOs and everything. और ये सब इनसाइडर्स हैं, ये आपसे हमेशा ही ज्यादा जानते हैं, राइट? तो इनको पता है कब टाइम करना है आईपीओस को, कब लाना है। एक और बात लक्ष्मण जी जो बड़ा क्रिटिकल है, राइट, हम कई बार वो मिस कर जाते हैं, और मैं ये हर चैनल पे अभी पिछले हफ्ते से मैं ये बात कह रहा हूँ। हम बहुत बार कॉन्फिडेंस में आते हैं कि देखिए, इंडियन मार्केट अब $5 ट्रिलियन की कैपिटलाइजेशन हो गया, हम तो यूके से आगे निकल गए, हम तो जर्मनी से आगे निकल गए, हम तो फ्रांस से आगे निकल गए, हम तो कनाडा से आगे, वो तो 2-2 ट्रिलियन पे बैठे हैं सब। देखिए, आप अगर यूके में बैठे हैं तो आप फ्रीली यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। आप अगर जर्मनी में बैठे हैं या फ्रांस में बैठे हैं तो भी आप वो कर सकते हैं। आप अगर साउथ कोरिया में बैठे हैं तो भी आप वो कर सकते हैं। इंडियन मार्केट कैपिटल कंट्रोल्ड मार्केट है, ये आपको पैसा बाहर ले जाने नहीं देता है, राइट, विदाउट परमिशन। दैट इज द रीजन सारा पैसा वहीं लगा हुआ है। तो मार्केट की वैल्यू बढ़ गई है। इसका मतलब ये ना सोचे कि बाकी जगह कोई कंपनीज ही नहीं है या उनकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। और यही रीजन है वाई वर्लपूल, जो कि यहाँ पर 11 के मल्टीपल पे चलता है और पूरी $6-7 बिलियन की कंपनी है, और इंडिया में वो 80 के मल्टीपल पे चलता है, और कोई देखता नहीं है इसको। तो इस पे इस पे सवेरा होगा लक्ष्मण जी। बस ये है कि हम कॉन्स्टेंटली बता रहे हैं कि एसेट एलोकेशन को ठीक रखिए। प्लीज लार्ज कैप में 50% पैसा डालिए, मिड और स्मॉल में 20-30% से ऊपर नहीं होना चाहिए, और 20% डेट फंड्स भी रखिए। मेरा कांस्टेंट मैसेज इन्वेस्टर्स को वही है। लेकिन आप बोलेंगे कि पिछले 3 साल के रिटर्न तो स्मॉल मिड कैप में ज्यादा है। तो ये काम तो पहली जनरेशन भी कर चुकी है, इसका नतीजा अच्छा नहीं होता। इसका नतीजा अच्छा नहीं होता। जसप्रीत अरोड़ा साहब, ये जो एसेट एलोकेशन की बात अभी कर रहे थे अनुराग सिंह जी, अभी आपको ट्रेंड क्या मिल रहा है? जो लोगों ने अभी तक अपने म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए या दूसरे तरीके के जरिए इन्वेस्टमेंट किया है, मोरलेस इसी रेशियो में है, या फिर कुछ रेशियो सही नहीं है उसका और उसको ठीक करने की ज़रूरत है?
एक्चुअली ये थोड़ा सा ना केस स्पेसिफिक और पर्सन स्पेसिफिक बहुत ज्यादा हो गया है, बिकॉज एक उदाहरण देता हूँ आपको कि हमारे यहाँ वी हैव सीन पीपल जो 65-70 इयर्स एज्ड हैं, एंड हम उनका रिस्क प्रोफाइलिंग एज अच्छा। पर सेबी मैंडेट हमें रिस्क प्रोफाइलिंग करना होता है, एंड हम उनका रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं तो निकल के आता है कि वो मीडियम रिस्क है, राइट? बट एंड ऑब्वियसली एज इज अ बिग फैक्टर देयर। जब हम उनके बाद वापस जाते हैं पोर्टफोलियो लेके, एंड दिस इज व्हाट वी हैव एलोकेटेड टू देम, उनके डिस्कशन में निकल के आता है कि आई एम अ हाई रिस्क इन्वेस्टर, आपने मुझे मीडियम रिस्क क्यों दी, राइट? तो ये ना समय बदल गया है कि ये राइट एलोकेशन होना चाहिए, इस एज के लिए ऐसा होना चाहिए, राइट? आई थिंक द न्यू ट्रेंड व्हाट जो हमें दिख रहा है, we have recently launched an AIF, right? Cat 1 license unlisted. There's tremendous response for it, right? वो क्या है, मतलब वो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है, एंड पीपल एज ओल्ड एज 50-60 दे आर इन्वेस्टिंग, देयर इज एन एपेटाइट for new asset classes. So excluding, let's say, real estate, excluding gold, excluding debt, there are enough now asset classes within equity or, and let's say, allied products. PMS, AIF है, म्यूचुअल फंड है, डायरेक्ट इक्विटी है, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ राइट मिक्स और अ रॉन्ग मिक्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, और जिसका जो रिस्क एपेटाइट है, तो दैट्स अ लार्जर पॉइंट। तो क्लाइंट से, कस्टमर से, लोगों से बात करके ही समझ में आता है कि व्हाट वेयर एग्जैक्टली उनका इंटरेस्ट है, एंड उनको किस लेवल का रिटर्न्स एक्सपेक्टेड, एंड पीपल आर ओके विद वोलेटिलिटी। ये वो भ्रम है कि नहीं, मतलब वोलेटिलिटी ज्यादा है तो लोगों को, आई मीन by now, and thanks to channels like you and people like you, people are very well aware that there is an inherent risk in that asset, and they're okay with that because by now they know it. So I think it's a matured market, it's a matured asset class. Equity is a very very matured asset class. उसके अंदर बहुत सब assets बन गए हैं which are competing very very efficiently with traditional assets like real estate and gold and debt. एक चीज़ और जसप्रीत जी आपसे पूछूंगा, चूंकि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप रिसर्च करते रहते हैं कौन किस एज ग्रुप के लोग कहाँ एसेट करते हैं, एलोकेशन करते हैं और क्या रिस्क प्रोफाइल होता है। तो मेरा हमेशा से एक जिज्ञासा रही है कि जो नए इन्वेस्टर हैं, नए इन्वेस्टर्स का मतलब जो यंगस्टर हैं, जो लोग ज़्यादा टेक सेवी हैं, जो लोग अभी अभी शेयर मार्केट में एंटर किए, मतलब पिछले 5 साल में एंटर किए, उन लोगों की क्या प्रायोरिटी होती है? प्रायोरिटी वाकई रिटर्न पे रहता है, या फिर वो लोग ज़्यादा टेक सेवी कंपनियों को लाइक करते हैं, या फिर सीधा देखते हैं कि दिन दूने रात चौगुनी कहाँ से पैसा मिलने वाला है? No, sir, returns तो definitely will be the number one factor. वो definitely will be at all times. But उसी से related चीजें ये भी अभी निकल के आ रही हैं कि do they own stocks? Do they own themes which are trending? Right? Let's say, are they there in fintechs? Are they there in food techs? Are they there in logitechs? Right? Are they there? मतलब उनकी जो holdings है, जो उनके advisors ने, उनके जो PMS companies उन्होंने इनको दी हैं, are they from railway, capex, infra, right? The EMS stories, right? जो incrementally हैं, तो if yes, then that's another level of satisfaction that they get beyond returns, right? That is also, and I would say the third part is that there is a continuous engagement with that advisor stroke PMS manager, which again is very necessary, and therefore we have a lot of people doing constant webinars, events, right? And we also do it for our customers so that उससे और ज़्यादा confidence मिलता है. And by that what I mean is they want to be informed investors. They just want to be, उनको ऐसा नहीं कि आपने चेक दे दिया, रिटर्न्स हमें दे दीजिए, हम घर खुश हैं. They want to be very well aware कि उनके अकाउंट में जो शेयर्स हैं उसके पीछे का थीसिस क्या है, राइट? उसके मूविंग पार्ट्स क्या है, एंड दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और नेक्स्ट थीम ऑफ इन्वेस्टमेंट, द नेक्स्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग फॉर such style of investment. ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि जो नए इन्वेस्टर है वो भी बहुत, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप पकड़ा दे लेके चले जाएंगे, वो भी बहुत सारी चीज़ें फैक्टर हैं, उसको देखते हैं और देखते हैं कि वाकई क्वालिटी चीज़ें कहाँ पे है। प्रकाश दीवान साहब ने तो पहले कह दिया था कि थोड़े दिन रुक जाइए, हो सकता है कुछ मैं को और आए आपको खरीदने के लिए। दीवान साहब, मेरा सवाल ये है कि अभी बहुत सारे सेक्टर में देख रहा था कि अंडर वैल्यूड हैं, सीमेंट का सेक्टर हो और भी ऐसे कई सारे सेक्टर हैं, तो अब अभी लोग रुक जाएँ कि थोड़ा सा और अंडर वैल्यूड होने का इंतजार करें वहाँ पर? नहीं देखिए, मैं तो अभय जी की बात से सहमत हूँ कि मौके मिलेंगे अगर आप सही स्टॉक सिलेक्शन कर पाए तो, और वो चीज बड़ी, मतलब कहना बहुत आसान है पर होती बड़ी मुश्किल है। और एक चीज और, सेक्टर्स पे आने से पहले लक्ष्मी जी
ऐड करूंगा, ये जो नई जनरेशन की हमने बात की, यंगस्टर्स की बात की, जो पहली बार निवेश कर रहे हैं, पिछले 3-4 साल की हिस्ट्री देख के एक्साइटेड हैं, इंस्पायर्ड हैं, उनको एक चीज बहुत समझ आसानी से आ जाती है, वो है रिटर्न्स। रिटर्न्स देखना किसी को भी समझ आ जाता है, चाहे वो निवेशक हो या ना हो, है कि नहीं? क्योंकि आपने पिछले 6 महीने के, 1 साल के, 5 साल के सब रिटर्न निकालना सीख लिया। प्रॉब्लम आती है रिस्क को पैरामीटराइज करने की। आप रिस्क का आंकलन कैसे करेंगे? रिस्क किसी से आप पूछिए कि इसमें रिटर्न कितना आया, तो भाई इतना, इसके लिए आपने रिस्क क्या लिया, तो उसके कोई मायने नहीं रहते। रिस्क को कैसे आंकड़ों में तब्दील करना, उसका कैसे इवैल्यूएशन करना, वो अभी तक हमारी जनरली इन्वेस्टर्स की जहन में नहीं आया। तो ये चीज बहुत जरूरी है समझना कि रिटर्न्स विल ऑलवेज कम एट सम रिस्क। तो ये जो सारा इक्वेशन होता है वेल्थ क्रिएट करने का, वो रिस्क रिटर्न से होता है। रिस्क को मिनिमाइज करने के, हल्का करने के कई तरीके होते हैं, चाहे वो अवधि बढ़ा के करा जाए, चाहे डिवर्सिफिकेशन से कराए। तो मैं तो सुझाव ये आपको दे रहा हूँ कि एक आध दिन आवाज अड्डा पे आप ये भी टॉपिक रखिए कि रिस्क को कैसे समझा जाए। रिटर्न तो सबको समझ आ जाता है, उसके लिए दिमाग ज्यादा नहीं लगता है। एक कैलकुलेटर लीजिए और आप निकाल लीजिए तो आपकी बात को रिटर्न आ मैं गया। एक्सेप्ट करता हूं। मैं बहुत जी जल्द जी। आवाज अड्डा इसी पे करूंगा कि रिस्क और रिटर्न दोनों में कैसे आपका बैलेंस बैठाएं। हाँ, और रिस्क को समझने में जो रिस्क की साइंस है, वो बहुत बहुत ही गहरी है। और जनरली हम लोग जब ये देखते हैं कि यंगस्टर्स को आजकल यूट्यूब पे, इस पे, उस पे, सोशल मीडिया पे इतनी सब चीजें मिल रही हैं, ये सब इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। इंफॉर्मेशन से पैसा नहीं बनता है। पैसा बनता है जब इंफॉर्मेशन को आप उपयोग में लाते हैं और उसको नॉलेज बनाते हैं। और वो नॉलेज को जब आप उपयोग में लाएंगे, गलतियां करेंगे, कुछ करेंगे, तो उससे वो विजडम बनता है। सो हम लोग हो क्या रहा है कि ये सोच रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, इसलिए हमारे लिए रिसर्च करना आसान हो गया, या स्टॉक सिलेक्शन करना आसान हो गया, पैसा बनाना आसान हो गया। वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। इन्फॉर्मेशन पहले हमारे टाइम पे जब हमने शुरुआत की थी, तो न्यूज़पेपर पे आती थी, एक दिन बाद खबर मिलती थी, अखबारों में जब छपती थी। आज वो खबर होते ही वो न्यूज वायर पे आ जाती है, आपके सब टिकर्स पे आ जाती है। तो उससे कोई नॉलेज बढ़ रही है? मैं नहीं समझता कि जरूरी है कि नॉलेज बढ़ी। नॉलेज बढ़ती है जब उसका आप इस्तेमाल, उसकी समझ अच्छी तरह से हो। तो ये इस कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी चलने लगती हैं, एलोकेशन इस प्रकार की चीजों में होने लगता है जहां पे रिस्क की सहजता से समझ नहीं है, और उम्मीद ये है कि ये इसी तरह से चलेगा और मेरे पास इंफॉर्मेशन पूरी है। और लास्ट चीज ये कहना चाहता हूँ कि जो सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन रहती है, जो ऊपर ऊपर से हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है, जैसे सीमेंट सेक्टर की आपने बात की कि कैसा रहेगा। अब सीमेंट सेक्टर के जो मार्जिन्स हैं, मैं आपको ये बता दूं कि वो पिछले 10 साल, 12 साल पहले के जो मार्जिन है उस पे आया। तो ये एकदम बॉटमिंग आउट वाली इंडिकेशन हुई है। सब कुछ सही है, और अब सीमेंट सेक्टर के मार्जिन घटने की वजह से कोई भी नया इंक्रीमेंटल प्लांट डालना किसी के लिए मुनासिब ही नहीं। मतलब वो घाटा ही करेंगे अगर इस मार्जिन पे एक्सपेंशन किया तो, या नया प्लांट डाला तो। जो एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं उनके लिए एक बिसात छप जाती है, बन जाती है कि भाई अब आप इसको अपना काम बढ़ा सकते हैं और कहीं ना कहीं मार्जिन इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। तो सेक्टर जब बॉटम आउट होता है, और सिक्लिकल सेक्टर हर चीज में, मतलब आप देखेंगे सिक्लिकलिटी है, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो फार्मा हो, चाहे आईटी हो, शुगर हो, सब में। उस लिहाज से अगर लेना हो तो उस समय पे लिया जाता है जब आंकड़े सबसे कमजोर हो, ताकि वो यू टर्न जब लेगा तो आप फायदा कर। अब ये चीज रिटेल को समझने के लिए काफी एफर्ट डालना पड़ेगा, और वही फंड मैनेजर प्रोफेशनली सारे टाइम करते हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी समझ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए विकल्प बहुत सारे हैं, लेकिन उसको समझ के लेना, रादर देन कि भेड़ चाल की वजह से कि भाई अब ये चल रहा है। तो नॉर्मली रिटेल उस सेक्टर में तभी पढ़ते हैं जब वो ऑलरेडी चलना शुरू हो जाता है। चलने से पहले या चलने की शुरुआत जब हो रही है, उसी समय पे उसको परफेक्टली टाइम करना ये मुश्किल होता है, और उसकी एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन सेक्टर चल गया और पूरा अपना ऊपर तक पहुंच गया, और वहां से गिरना जब शुरू हो रहा है तब डालना, तो फिर तो पोर्टफोलियो का हुलिया आप समझ ही सकते हैं कैसा होगा। ये कैसा डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, ट्राई टू टाइम साइकिल्स। दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। और उसके लिए एक तो सेक्टर से शुरुआत करके समझना जरूरी हो जाता है, और फिर
धीरे धीरे चीजें आसान भी हो बिल्कुल। कई लोग ये कहते भी हैं कि जब सब कोई बेच रहा हो तो उस टाइम खरीदिए, जब सब कोई खरीद रहा हो तो उस टाइम बेचिए। एक फार्मूला ये भी लोग अपनाया करते हैं। लाइक कई सारे सवाल हैं, चूंकि जिस मोड़ पे हम लोग खड़े हैं, अब लगता है कि एक आध महीने बाद या फिर अब धीरे से यहाँ से चीज़ें बेहतर होनी शायद शुरू हो, तो लोग अब सीधा सा सवाल जानना चाहेंगे जो आप कह रहे हैं ना कि लोग रिटर्न ज़्यादा देखते हैं, तो हर कोई जाना है कि अभी यहाँ से पैसा लगाए तो लगाएं कहाँ, और कहाँ कोई ऐसा उपाय है जहाँ पे रिस्क कम हो रिटर्न ज़्यादा हो। तो ये फार्मूला कैसे बनाएंगे वो तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इस फार्मूले के आधार पर आप लोगों की राय क्या है इस पर हम लोग आएंगे। लेकिन अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं शेयर बाजार को लेकर के। यहाँ पे सेंटिमेंट कमज़ोर है, ख़राब है, या फिर फंडामेंटल ख़राब है, इस पे हम लोग बातचीत कर रहे थे। और ब्रेक पे जाने से पहले प्रकाश दीवान जी बड़ा दिलचस्प बात बता रहे थे कि रिस्क भी देखना है, सिर्फ रिटर्न आपको नहीं देखना है। और जो लोग सिर्फ रिटर्न देखते हैं, रिस्क को दरकिनार करते हैं, वो बड़े नुकसान में रहते हैं। तो रिस्क और रिटर्न में कैसे संतुलन बैठाए, इस पर हम लोग अलग से आवाज़ अड्डा करेंगे। आज हम लोगों ने ये तय भी किया है। लेकिन अभी तत्काल अगर आपके मन में ये उठ रहा हो कि इन सारे चर्चा के बीच में हम करें क्या, हम कहाँ पे जाएं, तो अभय अग्रवाल साहब आपके पास मैं आऊँगा। अभी मैंने सवाल लेके प्रकाश दीवान साहब के पास गया भी था। ये कई सारे सेक्टर हैं, जैसे सीमेंट हो गया, शुगर हो गया, ऑटो हो गया, PSU बैंक हो गया, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन कम है। अब कई बार लोग कहते हैं कि यहाँ पे आप पैसा डालना शुरू कर दीजिए, फिर कई बार लगता है गिर जाएगा, थोड़ा सा और गिरने ही देते हैं। जब गिरता है तो ये लोग सोच के चलते हैं थोड़ा और गिरने देते हैं, जब उठना शुरू होता है तो फिर पछताना शुरू कर देते हैं। तो इन सारे सेगमेंट को लेकर आपकी राय क्या, आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे डिवाइड करते हैं अपने यहाँ? ये देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मार्केट ना हमेशा हर समय बुल्स और बेयर्स दोनों को डिसअपॉइंट करता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि गिरा नहीं मार्केट काफी, वो डिसअपॉइंटेड है। किसी को लगता है ऊपर ज्यादा गया नहीं, तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट है, ये तो हमेशा ही रहेगी। आप एक इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड है इन्वेस्टर्स के लिए उसको करना। और मार्केट में लक्ष्मण जी, जो सेक्टर्स हैं अभी भी इन्वेस्टर्स देखें, किसी भी मार्केट में देखें, वो उन सेक्टर्स पे फोकस रहना चाहिए जहां पे ग्रोथ है, क्योंकि मार्केट में जब रिटर्न बनता है तो वो ग्रोथ जहां पे आती है उस पे बनता है, और वो ग्रोथ जस्टिफाई करता है हायर वैल्यूएशंस को। हमने देखा इंडिया जैसे मार्केट में लक्ष्मण जी 5-10 साल में भी देख लें, बहुत सारे वैल्यू ट्रैप्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि आपको हिस्टोरिकल मल्टीपल से सस्ते में कंपनीज मिल रही हैं, लीडिंग कंपनीज मिल रही हैं, पर वो सेक्टर में ग्रोथ ही नहीं है, कंपनीज की ग्रोथ ही नहीं है, तो जो वो मल्टीपल भी है वो भी महंगा है। और ये हमने देखा काफी सेक्टर्स में, जैसे बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर आप देख लीजिए, एक इतना बड़ा सेक्टर है, साइडवेज गया है। जो लीडिंग स्टॉक्स हैं 5 साल 6 साल पहले जो प्राइस था, मोटा मोटी उधर ही है अभी भी, तो कुछ रिटर्न बना नहीं वहां से, और वो सस्ते ही होते जा रहे हैं 5 साल से। तो हर टाइम ये बनता है कि अब ये सस्ता हो गया इतना कि इसको ले लें, पर अगर ग्रोथ नहीं है तो मेरे को नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स को उसमें से कोई रिटर्न बनेगी। कहाँ पे फोकस होना चाहिए? उन सेक्टर्स पे जहां पे एक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी क्लियर बन रही है, और उसमें जो लीडिंग कंपनीज हैं वो और भी ज्यादा ग्रो करेंगी, सेक्टर से भी ज्यादा ग्रो करेंगी। तो अगर आप एक सेक्टर जिसमें अगेन मेरा बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में ओवरवेट है काफी समय से, वो है लार्ज कैप एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज। मुझे लगता है फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो काफी साइडवेज कंसोलिडेट हुआ है, रिसेंटली आउट परफॉर्म किया है मार्केट को, पर मुझे लगता है अभी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें इंडिया एक ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्लेयर बन सकता है, स्पेशली यूएस और यूरोप मार्केट के लिए। तो फार्मा में मुझे लगता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की अगले 5 साल के व्यू में। जो जितनी भी सारी कंपनीज उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 5 साल में। यूएस का जो FDA है वो काफी फ्रेंडली और कंसिलिएटरी मूड में है अभी, और मुझे लगता है ट्रम्प जी आएंगे उनके बाद भी वही रहेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो जेनरिक रिक्वायरमेंट है, जेनरिक्स की रिक्वायरमेंट है यूएस में, वो चाइना पे डिपेंडेंट ना रहे बट वाइड बेस हो। और इंडियन कंपनीज का पोर्टफोलियो, जो प्रोडक्ट लॉन्च का पोर्टफोलियो है, वो भी बहुत जबरदस्त है। मैंने इतना अच्छा पोर्टफोलियो पिछले 5 साल में नहीं देखा लॉन्चेस का। तो फार्मा में मुझे लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा जो सेक्टर है वो एक करीब 10, 12, 15 कंपनीज ऐसी हैं लक्ष्मण जी, जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस टेक के एरिया को केटर कर रही है। और इसमें भी सरकार का बहुत बड़ा फोकस है इस समय कि जो इंपोर्ट है इन सब आइटम्स का, सिंपल आइटम्स का, जैसे बैटरी के जो सेल्स हैं, ईवी बैटरीज के, सेंसर्स हैं जो गाड़ियों में लगते हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं जो $1, $1.5, $2 के जो आते हैं चिप्स, वो, और
स्पेस को जो स्पेस टेक या डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की, उसको रिप्लेस करें डोमेस्टिक प्लेयर्स के। तो काफी सपोर्ट है और उस स्पेस में काफी कंपनीज हैं इंडिया में जो स्केल अप हो रही है बहुत फास्ट, और मुझे लगता है वो अगले 5 साल 50% साल दर साल की रेट से ग्रो करेंगी। तो पर इन्वेस्टर्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन्हें ढूंढने में। तो क्लियरली ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मुझे लगता है मार्केट में अभी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। बस आपको पर देखना है इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ कहाँ पे ज़्यादा है, ग्रोथ कहाँ पे ज़्यादा है। आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया अनुराग सिंह साहब। ये जो बार बार डर जाते हैं लोग, या फिर ट्रम्प साहब बयान दे के लोगों को डरा देते हैं, तो इस डर का खतरा किस सेक्टर पे ज़्यादा आपको दिख रहा है इंडिया में? लक्ष्मण जी, एक देखिए, इंडिया का जो अब उससे 4-5 साल पहले जाएं, करीब 30 से 40% अर्निंग्स हमारी एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर से आती थी, विच इज टेक्नोलॉजी एंड फार्मा। फार्मा के तो अपने अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, बट टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग पे अगर ज्यादा कुछ एक्शन होता है तो फिर फर्क पड़ता है इंडियन कंपनीज में। बट इसके साथ साथ मैं ये भी ऐड कर दूं कि वो पड़ेगा नहीं, रादर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा नेगेटिव की जगह। इंडिया में कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग का तो बड़ा बेस है नहीं कि यूएस में बहुत एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं गुड्स के, सर्विसेज ही होता है, और सर्विसेज पर लोगों की उतनी अभी प्रेशर नहीं है, बिकॉज वन सर्विसेज इज लिटिल मोर हाई स्किल्ड और वो जॉब स्पेसिफिक होता है। तो उस लिहाज से देखें, और तीसरा, तमाम यहाँ के बड़े बैंक्स बोलिए, सब कंपनीज बोलिए, उनके ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स इंडिया में ऑलरेडी बन गए हैं, राइट। अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, इनके बहुत बड़े, मतलब 25, 30, 40 हजार के लोग इनके इंडिया में कैपेबिलिटी सेंटर्स में काम कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक अ कैपिटल फ्रेंडली गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन लेगी जिससे उसको नुकसान हो। इन अ वे वो भी तो एक कंट्री से, इंडिया से एक्सपोर्ट ही हो रहा है ना सर्विसेज का, बट वो कंपनी टू कंपनी हो रहा है। जेपी मॉर्गन अपने एम्प्लॉइज इंडिया में भी रखता है, यूएस में भी रखता है। तो बहरहाल बातों पर उतना ना जाए। ट्रम्प गवर्नमेंट बिजनेस के लिए अच्छी है, बट हाँ, वो यूएस बिजनेस के लिए अच्छी है, लेकिन इंडिया जिस तरह से लैच्ड ऑन है ग्लोबल इकोनॉमी में, इंडिया को उसका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। नुकसान उनको है जो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउसेज हैं, वहां पर टैरिफ्स थोड़ा सा असर कर सकते हैं, उनको कॉस्ट ईट अप करना पड़ सकता है। तो दिस इज वन वो याद है कि बाकी वहाँ पे शॉर्ट टर्म चलती रहेंगी। हाँ, बट हालांकि ट्रम्प साहब को पिछले अपने टर्म 1 में उन्होंने, याद होगा आपको, कि एल्युमिनियम पे, स्टील पे काफ़ी हैवी ड्यूटी लगा दी थी। वो थोड़ा सा बहुत ही निराशाजनक रहा था, और अभी तक तो चाइना पे निशाना उनकी तरफ है। अब इंडिया की तरफ कब घूम जाए रडार कोई जानता है नहीं। नहीं, वो देखिए लक्ष्मण जी, वो तो, बट जैसा मैंने कहा, देखिए चाइना में क्या होता है मेटल्स इंडस्ट्री में, वहां पे वो ज्यादा डिसाइड करता है रियलिटीज वर्सेस, बिकॉज कमोडिटीज में हर कंजम्पशन में 50% चाइना ही कंज्यूम करता है। तो वी शुड लुक एट दैट। बाकी इंडिया शुड बी लिटिल केयरफुल ऑफ दी एक्सेस कैपेसिटी इन चाइना। वो पूरे वर्ल्ड पे डंपिंग होगी अगर वो यूएस में नहीं जा पाई, तो वो एक लार्जर डिस्कशन है। लक्ष्मण जी, एक छोटी सी बात, वो पिछले बार आपने वो एफआईआई का कहा था, उस पर एक नजरिया पॉजिटिव है। देखिए, एफआईआई इंडियन मार्केट में मैटर नहीं करते ज्यादा, उनका फ्लो कितना होता था। आप पूरे, मैं तो फिर जूम आउट करके अगर हिस्ट्री देखता हूं तो वही 10 बिलियन, कभी 15 बिलियन, कभी 20, उससे ज्यादा तो कभी गया नहीं है। तकरीबन 10 से 15 बिलियन उनका फ्लो रहता है, कभी हुआ तो कभी 0 ईयर्स भी रहते हैं, राइट। और अगर हिस्ट्री को देखें अगेन 2020 से पहले जाएं तो वो हिस्ट्री बड़ी कॉन्ट्रा है। जब डीआईआईज की बाइंग ज्यादा आती है तो उनकी सेलिंग आती है, और उनकी सेलिंग है तो उनकी बाइंग आती है। थर्ड इज, जब जीरो रेट्स चल रहे थे, जीरो एफओएमसी रेट्स थे, बॉन्ड यील्ड्स about 1.5 पर थी, 2 से नीचे थी, तब पैसा वो तमाम इमर्जिंग मार्केट्स में जाता है। अब बॉन्ड यील्ड ज्यादा है तो वो मार्केट से निकलता है। लेकिन एक 10-12 बिलियन से इंडियन मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा, 50 बिलियन का तो इंडिया का डोमेस्टिक फ्लोज है। तो आई थिंक नाउ इंडिया शुड गेट यूज्ड टू द फैक्ट कि कोई बेच रहा है तो बेचने दीजिए, उनका अपना नजरिया है। आप जब खरीद रहे हैं, आप अपना एंगल देखिए कि आपका क्या आउटलुक है, और अगर आपको लगता है कि आपको ग्रोथ मिलने वाली है कंपनीज में और रिटर्न्स मिलने वाले हैं, तो फिर जो बेच रहा है उसका लॉस है। तो माय मैसेज अगेन बैक टू दिस थिंग इज, वन, जनरली कोई भी कंट्री जब ग्रो करता है तो एफआईआई मनी उसको उतना हेल्प नहीं करता है। वी हैव सीन चाइना हैज ग्रोन डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, राइट। आई अंडरस्टैंड थोड़ा पार्टी में खलल पड़ता है बिकॉज लार्ज कैप्स ही हैं उनके पास,
अब हैं तो वो कुछ भेज देंगे, बेचने दीजिए उनको। बट इफ यू आर बाइंग, यू शुड सी व्हाई आर यू बाइंग, राइट? आप अपना देखिए, आपको नहीं लगता आप भी मत खरीदिए और गिरने दीजिए। आई वुड से इंडियन इन्वेस्टर, अगर जो लॉन्ग टर्म, सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है लक्ष्मण जी, अगर इस आज पूरे चर्चा का मैं एक दो बात काम की रखना चाहूं, सिर्फ एक बात, इंडियन एसआईपी इन्वेस्टर्स शुड सेलिब्रेट द फॉल। एसआईपी इन्वेस्टर 20 साल के लिए पैसा लगाता है, अगर आज मार्केट गिरता नहीं है और कई सालों तक हाई वैल्यूएशन पे चलता है, इसका सबसे बड़ा नुकसान एसआईपी इन्वेस्टर्स को पड़ता है। बिकॉज आपकी, मैंने कैलकुलेशन किया था, वो उसका चर्चा अभी नहीं करूंगा, बट इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल पे पूरा डिटेल लास्ट आर्टिकल है। आपका फाइनल किटी 50% रह जाएगा अगर 10 साल में मार्केट 2030 तक ओवर वैल्यूड चलता है और बाद में अंडर वैल्यूड चलता है। अगर रिवर्स होता है तो आपकी किटी डबल होती है। तो आप अगर जितना भी फॉल होता है आप उसको सेलिब्रेट कीजिए, बिकॉज आज अगर फॉल नहीं होता है तो जो ऑलरेडी रिच है वो ज्यादा गेन करेगा। आपका तो शुरुआत हुई है, यू शुड सेलिब्रेट द इस फॉल को सेलिब्रेट करिए, लेकिन वो सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग कितने तैयार है इस पे मैं आऊँगा आगे चल के। लेकिन जसप्रीत अरोड़ा साहब, अभी 2-3 इवेंट एक बड़े होने वाले हैं। एक तो फरवरी में बजट आने वाला है, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब का शपथ ग्रहण होगा, उससे पहले अर्निंग सीजन शुरू हो रही है। तो आपको क्या लगता है मार्केट इन सारे ट्रिगर के बाद अब स्टेबल हो जाएगा? क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ से थोड़े से अच्छी खबर आने की संभावना बन रही है अभी के माहौल में। और फरवरी में पॉलिसी भी आएगी रिजर्व बैंक की। यस यू राइट। तो यस, पॉलिसी एंड क्वार्टर 3 के जो इनिशियल जो रिजल्ट्स आएंगे, बट इंक्रीमेंटली आई थिंक सिंस हम बात कर रहे हैं एंड देयर इज एनफ चैटर ऑन द मार्केट बाय नाउ दैट क्वार्टर 3 विल नॉट बी एज गुड जो पहले उम्मीद थी, राइट? क्वार्टर 3 मतलब जो गिरावट है वो क्वार्टर 2 की गिरावट से कम रहेगी, बट इट्स नाउ seemingly that उतना अच्छा नहीं रहेगा वो जैसे पहले उम्मीद थी। दैट्स वन। सेकंड इज ट्रंप आएंगे, शपथ के बाद वो कुछ ना कुछ अनाउंस करेंगे, और उन्होंने 2017 में भी काफी कुछ किया था, एंड हमने उसका रिजल्ट भी देखा था। दैट इज आल्सो देयर, पीपल नो दैट, एंड दैट्स ऑब्वियसली उस दिन जब करेंगे और रियल में क्या होगा, दैट ऑब्वियसली इज अनदर डे। एंड यू सेड बजट, आई थिंक बहुत ज्यादा सी द रूरल एंड और डाउन द पिरामिड जो इम्पैक्ट है मार्केट में, प्लस कीपेक्स में हम जो बहुत पीछे चल रहे हैं, आई थिंक फॉर बोथ रीजंस दे शुड बी एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर एंड फोकस। बहुत ज्यादा हिलाने वाले स्टेप्स नहीं होने चाहिए, स्पेशली बिकॉज लास्ट ईयर ऑलरेडी हम टिंकरिंग कर चुके हैं रेट्स में ऑन रियल एस्टेट एज वेल एज ऑन कैपिटल गेन। सो मुझे on all fronts, I think either it's in the price or there should be only positive news. That's what we believe. And at the end of the day, it's all about, as sir also said, it's all about growth. जहाँ पे भी growth दिख रही है, and we look at 100% growth, earnings growth over a 3-year period. Can that company give a 26% compounding earnings growth over a 3-year period? If yes, तो हम गार्प को, सो कॉल्ड गार्प जो है ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, उसको हम थोड़ा भी ग्रोथ एट स्लाइटली मोर देन रीजनेबल प्राइस लेके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा साहब, और आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। और मैं आप लोगों की बातों को 2-3 लाइन में सम अप करने की कोशिश कर रहा था, लिख रहा था, तो मैंने अनुराग सिंह साहब ने कहा कि इस गिरावट को सेलिब्रेट करिए, ये लाइन मुझे अच्छी लगी, मुझे लगता है इसको हम लोग को रखना चाहिए। और प्रकाश दीवान जी ने कहा कि रिटर्न और रिस्क दोनों का आपको ख्याल रखना चाहिए। अब रिटर्न रिस्क के संतुलन बैठाना है तो आपको ग्रोथ को देखिए, जहाँ ग्रोथ की संभावना है वहाँ पैसा लगाइए। अग्रवाल साहब के सुझाव थे, तो मुझे लगता है ये सारे फॉर्मूला है जिसको आप गांठ बांध करके रखिएगा तो शायद आपको निराशा कम हाथ लगेगी। तो आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।